तीन बातें समझना है। सबसे पहले तो एक 1948-1949 में विश्वविद्यालय आयोग बना, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग 48-49 में। हेलो सर, हाँ, ये एक बार रिपीट कर दीजिए, रायपुर लॉगिन नहीं था। अच्छा। हाँ, मुद्दे देखना है ना, मुद्दे देखेंगे बेटा, लेकिन थोड़ा सा ये वाली लाइन को जोड़ना जरूरी है ना। जहां अपन मुद्दे लिखे होंगे ना, वहां ऐसा कोई भी नंबर मार के कंटिन्यूएशन में आगे लिखेंगे अपन। ठीक है, हमने जैसे पिछले क्लास में छोड़ा था कि वंचित वर्गों से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित हैं, और हम मुद्दे देखने वाले थे। ठीक है, तो मुद्दे हम देखेंगे, लेकिन पहले ये देख लें थोड़ा सा। जैसे 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया, और इसके बाद 1964 से 1966 के बीच में कोठारी आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना, कोठारी आयोग का, कोठारी कमीशन। और इसके बाद 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, 1986 की, है ना। 1948-49 में राधा कृष्णन आयोग, ठीक, 64 से 66 में कोठारी आयोग, और 1986 में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राधा कृष्णन आयोग ने वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा की बात की थी, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा दिया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। ठीक, जबकि कोठारी आयोग ने समता मूलक शिक्षा, वंचित वर्गों के लिए समता मूलक शिक्षा देने की बात कही। ठीक है, समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा। 48-49 का जो राधा कृष्णन आयोग है, इन्होंने वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की, जबकि कोठारी आयोग ने समता मूलक शिक्षा की देने की बात कही। ठीक है, और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो घोषित हुई, उसमें इन दोनों को मान करके समावेशी एवं समता मूलक शिक्षा देने की घोषणा कर दी गई। समझ रहे हैं? तो वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधित अगर बात देखें हम, तो 48-49 में राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ, जिसने ये कहा कि समावेशी शिक्षा दी जानी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन। 64 से 66 में कोठारी आयोग था, जिसने कहा कि समता मूलक शिक्षा, है ना, समता मूलक शिक्षा, समझ रहे हो, इगैलिटेरियन बोलते हैं इंग्लिश में उसको, इगैलिटेरियन, समता मूलक शिक्षा। ठीक, इगैलिटेरियन एजुकेशन, समता मूलक शिक्षा देने की बात कही। और 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इन दोनों को मान लिया गया कि वंचित वर्गों को समावेशी शिक्षा भी देंगे और समता मूलक शिक्षा भी दिया जाएगा, ये इन्होंने कहा। समझ रहे हैं? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब क्या है कि शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, ठीक है ना, या शिक्षा से संबंधित सुविधाएं सभी को प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल प्रिविलेजेस, शिक्षा से संबंधित सुविधाएं सभी को प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इक्वल प्रिविलेजेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो सबको प्रदान करना। और समता मूलक क्या है? बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा दोनों की घोषणा की गई कि समावेशी शिक्षा मिलेगी और समता मूलक शिक्षा भी दिया जाएगा। ये घोषणा कर दी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। समझ रहे हैं?
उसी में कंटिन्यूएशन में लिखते चलेंगे आप। याद रखें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अगर हम देखें, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो एससी पॉपुलेशन है और जो एसटी पॉपुलेशन है, एससी के टोटल पॉपुलेशन का 66-10 जो है शिक्षित है, साक्षर है मतलब, ठीक है। लिटरेसी रेशियो इन शेड्यूल कास्ट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज 66.10%, जबकि एसटी में यही आपका 58.96% है, 58.96%। ठीक, ये साक्षरता है 66.10% और 58.96% जो है ये लिटरेसी रेशियो है आपका डिप्राइव्ड क्लास में, है ना, एससी और एसटी में। ठीक है, ये वंचित वर्गों की स्थिति हो गई और ये सब उसमें हो गया। ठीक है, और अब इसमें कंडीशन लिखेगा, वंचित वर्गों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे निम्नलिखित है। अब मुद्दों पर अपन आ जाएंगे, जो मुद्दे अपन, मतलब जो लास्ट लाइन आपको उसमें मैंने लिखाया था ना, मुद्दे निम्नलिखित है, उसके ठीक एक लाइन ऊपर इस सब सारी चीजों को एडजस्ट करना है। ठीक, तो ये आपका शिक्षा से संबंधित मुद्दे थे, है ना। अब देखें, इसमें मतलब परिचय हो गया, इतिहास हो गया, अब इसमें शिक्षा से संबंधित मुद्दे। अच्छा देखो बेटा, मतलब मुद्दे कोई अलग नहीं होंगे, वही मुद्दे हर किसी की शिक्षा में होंगे, बट एक स्पेसिफिक मुद्दा होगा जो बाकी मुद्दों से अलग करेगा। समझ में बात को? जैसे इसके पहले अपन बालिकाओं की शिक्षा संबंधित मुद्दे अगर अपन देख रहे थे, तो बालिकाओं के साथ जो होने वाली जो छेड़छाड़ है, मोलेस्टेशन है, उनके साथ जो होने वाली हिंसक घटनाएं हैं, ठीक है, और आपका जो संयुक्त कक्षाएं होती हैं, महिला शिक्षकों का अभाव, ये थोड़ा बहुत जोड़ना है ना, मतलब हर किसी को रट्टा नहीं मारना है आपको। बाकी गरीबी, है ना, मतलब जो आपका आर्थिक कारण है, सामाजिक कारण है, वो सब में सेम रहेगा। उसी तरीके से जब आप वंचित वर्गों की शिक्षाओं में जाएंगे तो वही कारण होगा, निर्धनता, गरीबी तो आएगी ही कारण में। दूसरा आपका और भी इसमें सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो जैसे वंचित वर्गों के लिए बात कर रहे हैं, तो वंचित ही क्यों है, शुरुआत में ही हमने परिभाषा देखा, क्योंकि इनको हाशिए पर रखा जाता है समाज में, है ना। तो यहां पर आपको एक लाइन जोड़ देना है, सोशल एग्रीगेशन, सॉरी सेग्रीगेशन, मतलब सामाजिक अलगाव। समाज से जो अलगाव है, एक समान शिक्षा ना होने देना, जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ये सब क्या करती है, आपका शिक्षा को बाधित करती है। मतलब वही चीजें रहेंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ऐड ऑन करना है बस उसमें, कि अगर लड़कियों के संदर्भ में जा रहे हैं तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ वाला मुद्दा ज्यादा रहेगा। मतलब परिवार की मानसिक स्थिति कि भाई लड़कों को पढ़ा देना चाहिए, लड़कियों को तो फिर देखेंगे, ऐसा वाला है। अगर विकल्प, भाई अगर संपन्न परिवार है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर विकल्प खोजना है तो विकल्प में पहले क्या आ जाएंगे, लड़के आ जाएंगे, भाई लड़कों को पढ़ा दो, ऐसा तो महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है। ठीक, मतलब बहुत सारी चीजों को आप जोड़ सकते हो, जिसको मैंने नहीं भी लिखा है, जैसे बाल विवाह, है ना, बचपने में ही अगर विवाह कर दिया जाए तो कहां पढ़ने का समय मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधित एनीमिक, मतलब मूल जो कारण होते हैं लड़कियों के, उन सारी चीजों को अगर आप इसमें जोड़ दोगे तो बालिका शिक्षा संबंधित मुद्दे हो जाएंगे। वंचित वर्गों की शिक्षा में वही चीजें, अगर आप सोशल सेग्रीगेशन को जोड़ देते हैं, सामाजिक अलगाव को, तो सामाजिक अलगाव जोड़ दिए तो बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। अधोसंरचना का अभाव, वो तो सरकारी अधोसंरचना है, ये नहीं है। समझ में नहीं मेरी बात को? तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। तो मुद्दे क्या रहेंगे, वैसे ही आप इसको बनाए, आर्थिक मुद्दे, ठीक है, इकोनॉमिकल इश्यूज। कुछ नहीं समझ में आया तो यहीं से शुरू करना आप, आर्थिक मुद्दे, ठीक, इकोनॉमिकल इश्यूज। और आर्थिक मुद्दे में सबसे पहला क्या आ जाएगा आपका, गरीबी डालो। सामाजिक मुद्दे में भी आता है गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक मुद्दे में भी आता है, ठीक है। तो अगर कहीं पर हम इसको सामाजिक मुद्दे में लिखे होंगे तो मत टेंशन में आ जाना, सर बालिकाओं के लिए ये सामाजिक मुद्दा है और वंचित वर्गों के लिए आर्थिक मुद्दा कैसे है बोलने लगो।
तो गरीबी बेरोजगारी आर्थिक मुद्दा भी है और सामाजिक मुद्दा भी है। तो आर्थिक मुद्दे, गरीबी, कैसे आप याद रखें कि भारत की लगभग 1/3 आबादी निर्धनता रेखा से नीचे है। ठीक है, अराउंड 1/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसाइडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। ठीक है, वंचित वर्गों की 1/4 आबादी, सॉरी 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। सेम, ठीक है, वंचित वर्गों की 1/3 आबादी भी गरीबी रेखा के लगभग 33% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस रिसाइडिंग बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ठीक है, जो शिक्षा को क्या करती है, बाधित करती है। ठीक है ना, समझ रहे हैं? दूसरा, कृषि, ठीक है ना, कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कम होना। अब आप बोलोगे कि कृषि का योगदान कम है तो इससे वंचित वर्गों को क्या समस्या है। ठीक है, लिखते चलो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। ठीक है, लेस कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। व्हाई इट इज a reason of less education of the deprived classes? Because around 66% of total population of deprived classes relies on agriculture. अब जीडीपी में योगदान कम है, मतलब जीडीपी में आर्थिक विकास कम हो रहा है, मतलब कृषि में, है ना। और जब कृषि में ही संभावनाएं कम होंगी, यानी योगदान कम होगा, उसमें मात्रा नहीं बढ़ेगी, और 66% आबादी किस पर है, आपका कृषि पर ही निर्भर है, तो कहीं ना कहीं बाधित करेगा कि नहीं, ये आर्थिक कारण है। अच्छा, उसके बाद सामाजिक कारण देखें तो सामाजिक कारण, तो सबसे पहला हो जाएगा आपका सामाजिक अलगाव। ठीक है ना, सामाजिक अलगाव, सोशल सेग्रीगेशन, सोशल सेग्रीगेशन। हाँ, तो 66% तो बताया तो, ये अधिकांशता क्या, डाटा दे रहा हूं, तो अधिकांशता क्या होता है वाह रे, ठीक भाई, एग्जैक्टली डेटा दे रहा हूं ना आपको कि अराउंड 66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ डिप्राइव्ड क्लासेस रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर, है ना। इफ एग्रीकल्चर डिक्लाइन, सो एज द डिप्राइव्ड क्लासेस। अगर एग्रीकल्चर डिक्लाइन होगा तो डिप्राइव्ड क्लास भी क्या होगा, डिक्लाइन होगा। और पैसे नहीं रहेगा तो शिक्षा कहां से, पहले आदमी पेट भरेगा कि पहले शिक्षा देखेगा, बताओ। पेट भरेगा। देखे, इधर देखो, सामाजिक अलगाव, सोशल एग्रीगेशन, ठीक, वंचित वर्गों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव एवं हिंसा शिक्षा को बाधित करने में प्रमुख कारण है। ठीक है, वंचित वर्गों के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव एवं हिंसा शिक्षा को प्रभावित करने के प्रमुख कारण है। ठीक है, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट द डिप्राइव्ड क्लासेस, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड द वायलेंस अगेंस्ट द डिप्राइव्ड क्लासेस आर द बेसिक रीजन फॉर लैकिंग ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, ये है, ठीक, यही मेन है, और इसी को अगर आप नहीं लिखोगे, भूल गए, तो फिर ये गए। ठीक है ना, सामाजिक कारण हो गए। दूसरा शिक्षा ना प्राप्त करने की प्रवृत्ति। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ नॉट गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा ना प्राप्त करने की प्रवृत्ति, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, पढ़ लिख करके क्या ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या ही मत लिख देना, पढ़ लिख करके क्या होना है, ऐसी मनोवृत्ति भी शिक्षा को बाधित करती है।
ठीक है ना, पढ़ लिख करके क्या हो जाएगा, इतने लोग पढ़े लिखे तो उनको क्या मिल गया है लाइफ में, ठीक है, जो मिलना है वो तो बिना पढ़े भी मिल जा रहा है लोगों को फोन में। समझ में आया? तो शिक्षा ना प्राप्त करने की प्रवृत्ति, समझ पा रहे हो? ट्यूबलाइट लोग, ट्यूबलाइट क्यों बोला बताओ? बुद्धिमान है, वाह, ट्यूबलाइट बुद्धिमान लोगों को कहा जाता है, वाह, ठीक, वेरी टैलेंटेड, इसलिए मैंने ठीक बोला ट्यूबलाइट, ठीक। तो ये आपका शिक्षा ना प्राप्त करने की प्रवृत्ति। तीसरा, अधोसंरचना का अभाव, ठीक है, अधोसंरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, मतलब शासकीय स्कूलों का अभाव होना, ठीक है, लैक ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, शासकीय स्कूलों का अभाव होना। क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि एससी 91%, ठीक है, और एसटी 83% जो मतलब छात्र हैं वो शासकीय शिक्षण संस्थानों पर अपनी प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। आप में से कोई होगा प्राइवेट में लिया होगा तो आप उन 9% और 17% में आते हैं, याद रखना है ना। हम तो ऐसे पढ़े ही नहीं है, ऐसा बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में बात को? मतलब टोटल पॉपुलेशन का, एससी पॉपुलेशन का 91% जो है आपका गवर्नमेंट स्कूल पर रिलाय करता है फॉर देयर प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, एंड अराउंड 83% रिलायड ऑन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर देयर एलिमेंट्री और प्राइमरी एजुकेशन। और शासकीय स्कूलों का अभाव है, ये सब क्या है आपका समस्या, समझ पा रहे हो ना? तो ये सब क्या हो जाएंगे आपका आर्थिक सामाजिक मुद्दे हो जाएंगे, अधोसंरचना का अभाव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये मुद्दे हैं तो इन मुद्दों को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ प्रयास भी किए हैं, उन प्रयासों को देखिए, ठीक है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, एक योजना देखिए आप, डीपीईपी, ठीक है, डीपीईपी फुल फॉर्म लिख लो, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, डीपीईपी, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, डीपीईपी, ठीक। तो एक हमको देखना है डीपीईपी प्रोग्राम, इसी में एक आ जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान तो सबके लिए था, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान में वंचित वर्गों के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, एक ही आ जाएगा, ठीक है ना, सर्व शिक्षा अभियान। एक इसी में आपका, अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी तो इसी का हिस्सा है ना, अधोसंरचना देने के लिए। तो हालांकि इसको तो हम पढ़ चुके हैं, बस मैं एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं इसको, ठीक है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और एक योजना है स्वयं, ठीक है, और एक योजना है आपका टॉप एजुकेशनल या टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब इसको ऐसे लिखना है, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हिंदी में उसी को आप हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, समझिए। अच्छा देखो तो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा।
पहले जैसे डीपीईपी है ना, तो डीपीईपी इसकी शुरुआत वर्ष 1994 में की गई। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन 1994। ठीक है, इसकी शुरुआत 1994 में की गई। ये है क्या डीपीईपी जो है आपका है क्या? तो देखो ये क्या कह रहा है आप, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। पहली बात तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए है, प्राथमिक शिक्षा के लिए। ठीक, डिस्ट्रिक्ट मतलब इसमें जिला को केंद्र माना गया है। हर जिले के हिसाब से इसमें शिक्षा का विकास किया जाएगा। तो ध्यान समझेंगे इसको, इसमें क्षेत्र दृष्टिकोण को शामिल कर वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार किया जाने का या शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्षेत्र दृष्टिकोण को शामिल कर शिक्षा का प्रसार वंचित वर्गों में किया जाएगा या वंचित वर्गों में शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। ठीक है, बाय एडॉप्टिंग द सेक्टोरल अप्रोच, by adopting the sectoral approach, the education shall be spread in the deprived classes. The education shall be spread in the deprived classes. अच्छा, सेक्टोरल अप्रोच क्या होता है? क्षेत्र दृष्टिकोण क्या होता है? किसी एक क्षेत्र को केंद्र मान लेना कि इसका विकास हमको करना है और इस क्षेत्र का विकास करते हुए पूरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। और इसमें क्षेत्र दृष्टिकोण के रूप में किसको चिन्हित किया गया है? याद रखें, इस कार्यक्रम में जिला को केंद्र बनाया गया है, मतलब केंद्र बिंदु में रखा गया है। केंद्र बनाया गया है मत लिखो आप। ठीक है, इस कार्यक्रम में जिला को केंद्र बिंदु बनाया गया है। ठीक है, द डिस्ट्रिक्ट इज द मेन फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम। द डिस्ट्रिक्ट इज द मेन फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम। और क्या किया जाएगा इसमें? तो याद रखें, जिले में वंचित वर्गों की स्थानीय समस्याओं एवं परिस्थिति के आधार पर, ठीक है, जिले में वंचित वर्गों की स्थानीय समस्याओं एवं परिस्थिति के आधार पर समाधान प्रदान करते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, जिले में वंचित वर्गों की स्थानीय समस्याओं एवं परिस्थितियों के आधार पर समाधान प्रदान करते हुए शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ठीक है, द डिप्राइव्ड क्लासेस, द डिप्राइव्ड क्लास पीपल, ऐसे लिखेंगे, द डिप्राइव्ड क्लास पीपल शैल बी inspired to get educated, shall be inspired to get educated by recognizing the local problems and situations and with providing their solution. ठीक है ना, मतलब उनकी समस्याओं को चिन्हित करते हुए और उसका समाधान करते हुए उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, एंड फॉर सच द लोकल कम्युनिटी शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। फॉर सच द लोकल कम्युनिटी शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। इसके लिए स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाएगा। जो स्थानीय समुदाय है उनको शामिल करेंगे, जो लोकल लेवल पर जो समुदाय वगैरह नहीं बन रहते उनको शामिल करके प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो स्थानीय समुदायों को भी इसमें शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये था आपका इसमें। अच्छा देखें, ये जो डीपीईपी प्रोग्राम है, ये आपका एक चीज याद रखेंगे आप कि अगर वंचित वर्गों से कोई भी काम करना है या आगे चल करके डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी कोई काम करना है, तो 90% जो है आपका ये
सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, दिस प्रोग्राम इज रनिंग बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया ऐसा? अच्छा देख, सर्व शिक्षा अभियान में वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधित प्रावधान। सर्व शिक्षा अभियान में भी वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। तो बेसिकली 3 प्रावधान है, मैं उसको कैटेगराइज कर दे रहा हूं। जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें वंचित वर्गों की शिक्षा संबंधित निम्नलिखित प्रावधान किए गए। ठीक है, द फॉलोइंग मेजर्स हैज बीन एडॉप्टेड टू इंप्रूव द एजुकेशन डिप्राइव्ड क्लासेस ड्यूरिंग द सर्व शिक्षा अभियान। और इसको 3 को ऐसे याद रखना, देखो 100%, 0%, ठीक, और क्वालिटी। ठीक है, 100%, 0% एंड क्वालिटी। 100%, 0% और क्वालिटी। तो 100% एनरोलमेंट। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान टारगेटेड द 100% एनरोलमेंट ऑफ द डिप्राइव्ड क्लासेस इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आरंभिक शिक्षा में वंचित वर्गों का 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 100% बच्चे जो है वो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें वंचित वर्गों के, ये लक्ष्य रखा गया आपका सर्व शिक्षा अभियान में। ठीक है, 100%। 0%, अगर 100% इनरोलमेंट है तो 0% क्या होना चाहिए? रिजेक्शन। मतलब किसी भी परिस्थिति में वंचित वर्गों के किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए शिक्षा प्राप्त करने से। ठीक है, 100% एनरोलमेंट, 0% रिजेक्शन। समझ रहे हैं? 100% एनरोलमेंट, 0% रिजेक्शन। और तीसरा, एक तो सबको एडमिशन दो, दूसरा कोई भी लौट करके ना जाने पाए, रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा, क्वालिटी मस्ट बी इंप्रूव्ड, है ना, क्वालिटी मस्ट बी इंप्रूव्ड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी इंप्रूव्ड। शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। क्लियर हुआ? द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मस्ट बी इंप्रूव्ड। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं सर्व शिक्षा अभियान में। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि वंचित वर्गों के लिए सर्व शिक्षा अभियान में क्या प्रावधान किए गए। 30 शब्दों में पूछे तो यही 3 को लिख देना है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। ठीक है, इसमें वंचित वर्गों संबंधित निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा गया है। नंबर 1, 100% इनरोलमेंट, है ना, यानी वंचित वर्गों का प्रारंभिक शिक्षा इंपॉर्टेंट है ना, मतलब क्लास 1 to 5, मतलब एक्चुअल प्रारंभिक शिक्षा 1 to 8 है। ठीक है ना, इसमें 100% एनरोलमेंट, 0% रिजेक्शन और क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की है। 0% रिजेक्शन मतलब ऐसे लिखना ना, 0% रिजेक्शन। हाँ, ऐसे लिखना, मतलब 0% रिजेक्शन जो है नहीं, बच्चों की वंचना नहीं, मतलब खारिज किया जाना। हेडिंग तो ऐसी डालो 0% रिजेक्शन, है ना। और इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि वंचित वर्गों को किसी भी परिस्थिति में प्रारंभिक शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी कंडीशन, अगर फीस नहीं दे पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बट आप रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है ना, प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो अपन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? पढ़ चुके हैं ना। 2 कमरा 2 शिक्षक, अभी कितना है? 3 कमरा 3 शिक्षक। ठीक है, और एक बरामदा भी। ठीक, बरामदा मिलेगा जिसमें बच्चे हा हा ही हु करेंगे, या बच्चों को निकाल के मुर्गा बनाया जाएगा जिसमें, तो बरामदा रहेगा।
समझ में आया? तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, समझ गए? ठीक, 3 कमरा 3 शिक्षक। अच्छा, इसके बाद अगला है आपका स्वयं। स्वयं लिखो, स्वयं। ठीक है, लिखेंगे इसमें स्वयं में, मतलब ये 30 से 60 शब्दों में ही पूछ सकता है, उसको हम उसी तरीके से लिखते हैं, लिखेंगे। मैं लिखाते जा रहा हूं आपको। लिखिएगा, यह एक ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी कार्यक्रम है। यह ऑनलाइन पुस्तकालय कार्यक्रम है, इसे लिखना। ठीक है, स्वयं, यह ऑनलाइन पुस्तकालय कार्यक्रम है, या इट इज अ ऑनलाइन लाइब्रेरी प्रोग्राम। ठीक, अगला पॉइंट लिखेगा, इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2017। 2017 में इसकी शुरुआत की गई। भारत सरकार के मानव, तीसरा पॉइंट, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। इट इज रेगुलेटेड बाय द MHRD। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। लिखिएगा, इसमें वंचित वर्गों, इसमें वंचित वर्गों के लिए, वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क तौर पर शैक्षणिक सामग्री, उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। इसमें वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क तौर पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। ठीक है, इट हैज द प्रोविजन टू प्रोवाइड फ्री educational materials. It has the provision to provide free educational materials to the deprived classes. ठीक है, अगला लिखेगा, इसमें 2000 पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। ठीक है, 2000 प्लस, ऐसा लिखेगा, 2000 प्लस curriculum has been added in this portal. इसमें 2000 से भी ज्यादा को शामिल किया गया है। 2000 से ज्यादा पाठ्यक्रम जो है इसमें शामिल किए गए हैं। क्लियर हुआ? ये स्वयं है। अब अगला कौन सा है आपका? टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। हेडिंग डालना थोड़ा सा नया है, ठीक है। हेडिंग डालना, टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक, लिखेंगे पहला, यह एक केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। It is a centrally sponsored scholarship scheme. यह एक केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति प्रोग्राम है। लिखिएगा अगला, इसकी घोषणा 7 सितंबर 2021 को की गई। इसकी घोषणा 7 सितंबर 2021 को की गई। It has been announced on 7/9/2021. 7 सितंबर 2021 को इसकी घोषणा की गई। अगला लिखिएगा, यह केवल SC छात्र छात्राओं के लिए ही संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है।
यह केवल एससी छात्र छात्राओं के लिए ही संचालित छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। इट इज ओनली फॉर द एससी गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब एसटी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। इट इज ओनली फॉर द एससी गर्ल्स एंड बॉयज, ठीक है। एससी छात्र एवं छात्राओं के लिए संचालित प्रोग्राम है ना, छात्रवृत्ति कार्यक्रम है। अगला पॉइंट लिखेगा, इसका नाम क्या रखा है? टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, समझ रहे हो? उसके बाद जो फ्लाइंग क्लब्स होते हैं, फ्लाइंग क्लब समझते हो? फ्लाइंग क्लब्स नहीं समझते हो? फ्लाइंग क्लब्स मतलब जहां पर पायलट वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। जैसे आप जो भी पायलट अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए कहीं तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ना, सीखना पड़ेगा। तो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं रिगार्डिंग मतलब फ्लाइंग, उनको फ्लाइंग क्लब्स कहा जाता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग सेंटर ना बोल करके उनको क्लब्स बोला जाता है। तो इवन इन द फ्लाइंग क्लब्स, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, है ना, आपका जितने भी टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होंगे इंडिया में, ट्रिपल आईटी, इन सब में एडमिशन के लिए ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो अब जब मैं आईआईटी बोल रहा हूं, एनआईटी बोल रहा हूं, सब 12वीं के बाद होगा ना, तो उसी को लिखना है। चलिए ठीक, लिखिएगा, यह छात्रवृत्ति 12वीं कक्षा के बाद की उच्च शिक्षा, यह छात्रवृत्ति 12वीं कक्षा की बाद की उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाएगी। यह छात्रवृत्ति 12वीं कक्षा के बाद की उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जाएगी। दिस स्कॉलरशिप इज फॉर द हायर एजुकेशन आफ्टर 12th क्लास, ठीक है ना, द हायर एजुकेशन आफ्टर 12th क्लास, ठीक है ना। अगला लिखिएगा, इस छात्रवृत्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों, इस छात्रवृत्ति के माध्यम से देश के सर्वोच्च शिक्षण संस्थानों में एससी छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए, एससी छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए स्लॉट्स के आधार पर, SLOTS, स्लॉट्स के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाएगा, ठीक है। स्लॉट्स के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु चयन किया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? द एससी गर्ल्स एंड बॉयज shall be selected for scholarship, on the basis of slots for admission in the top educational institutes of India, on the basis of slots for admission in top educational institutes of India. स्लॉट्स मतलब यहां सीट है, सीट पहले से तय की गई है, ओवरऑल सीट, ठीक है। ओवरऑल सीट तय कर दी गई है, उन सीट्स के बेसिस पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो? एग्जाम्पल लिखना उसमें अगला, ठीक है। सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जैसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक, सर्वोच्च शिक्षण संस्थान जैसे नंबर 1 आईआईटी, नंबर 2 एनआईटी, नंबर 3 ट्रिपल आईटी, नंबर 4 आईआईएम इत्यादि। टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एक्सेट्रा, ठीक है ना। इसमें जो है आपका स्कॉलरशिप दिया जाएगा। क्लियर हुआ? लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इस छात्रवृत्ति हेतु स्लॉट्स, ठीक है, इस छात्रवृत्ति हेतु स्लॉट्स फॉर द स्कॉलरशिप, ऐसा देखिए 2021-22 से शुरू हो रहा है ये, तो 2021-22, 22-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26। पहले साल में 1500 स्लॉट्स है, मतलब 1500
एससी छात्र छात्राओं को इसमें रिजर्वेशन दिया जाएगा, सॉरी स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 22-23 में 1600, 23-24 में 1700, 24-25 में 1800 और 25-26 में 1900 स्लॉट्स जो होंगे, मतलब 1900 सीटों पर स्कॉलरशिप दिया जाएगा, मतलब 1900 लोगों को ऐसा, ठीक है ना। मतलब पहले साल में 1500 21-22 के लिए, 22-23 में 1600, हर साल बढ़ता रहेगा और 2025-26 तक के लिए अभी इसकी घोषणा की गई है। समझ रहे हैं? अच्छा देखिए, इसके लिए ये जो है आपका, ये वैसे ही सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, ठीक है, दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज रनिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा संचालित है, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा संचालित है। समझ रहे हैं? याद रखें कि इसमें 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। 100% स्कॉलरशिप मतलब जो भी खर्चा आ रहा है पूरा खर्चा दिया जाएगा, 100% स्कॉलरशिप, ठीक। इसमें 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और सरकार क्या करेगी आगे को बताऊं कि नहीं बताऊं? 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लेकिन बतौर ट्यूशन फी जो होता है वो 2 लाख रुपए ये सरकार फिक्स कर देगी। मतलब जैसे आईआईटी में भी आपको एडमिशन लेना है तो सरकार पहले बात करके फिक्स कर देगी कि 2 लाख रुपए ज्यादा नहीं लेना है आपको और हम 2 लाख रुपए देंगे आप हर महीने। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसमें सरकार प्रति वर्ष 2 लाख रुपए का स्कॉलरशिप एज अ ट्यूशन फी देगी, ट्यूशन फी है ना, 2 लाख रुपए। 100% कवरेज है, ये 2 लाख रुपए सरकार फिक्स कर देगी उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए। कोई प्राइवेट अगर है जो मान लो आप एमबीबीएस कर रहे हो, बोलते हैं हमको हर साल का 5 लाख चाहिए, तो सरकार बोलेगी नहीं, 5 लाख तुमको जहां से लेना होगा लेते रहोगे, एससी कैंडिडेट से तुमको केवल 2 लाख लेना और 2 लाख हम देंगे, ऐसा है। समझ गए? तो 2 लाख रुपए जो है इसमें बतौर ट्यूशन फी दिया जाएगा। जब आप एडमिशन ले रहे हैं तो पहले साल आपको 86,000 रुपए एकेडमिक फी दिया जाएगा, 86,000 रुपीज एकेडमिक फी। एकेडमिक फी मतलब किताब कॉपी ये सब खरीदने उड़ने के लिए 86,000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलेगा आपको पहले साल में। और उसके बाद के हर साल में जितने साल का आपका कोर्स है उसमें 45,000 रुपए सरकार देते रहेगी। फर्स्ट ईयर में आपका 86,000, उसके बाद से जब तक का कोर्स है 45,000 और कंप्लीट कोर्स कवरेज है। वंस यू आर गेटिंग सेलेक्टेड फॉर द कोर्स, जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं हो जाएगा आपको स्कॉलरशिप मिलता रहेगा। समझ रहे हैं? मान लीजिए आप एमबीबीएस के लिए सेलेक्ट हो गए या आईआईएम में मैनेजमेंट के लिए सेलेक्ट हो गए, तो आईआईएम में अगर आप कोर्स कर रहे हो 2 साल का कोर्स है तो पूरा 2 साल कवर रहेगा आपका, ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट की डिग्री एमबीबीएस में हो, अगर उसमें आप सेलेक्ट हुए हो तो 5 साल का कोर्स है, पूरा 5 साल आपका स्कॉलरशिप चलेगा, ऐसा है। समझ में आया? इसके लिए आवेदन करना होगा। जो 12वीं पास एससी छात्र छात्राएं हैं वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन क्राइटेरिया क्या है? क्या सारे लोग कर सकते हैं? तो याद रखें इसके लिए योग्यता आवेदन करने के लिए ओनली एससी गर्ल्स एंड बॉयज कैन अप्लाई। पहली बात तो यह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन केवल एससी छात्र या छात्राएं ही कर सकती हैं, एससी वर्ग की, ठीक है। ओनली एससी गर्ल्स और बॉयज कैन मेक देयर एप्लीकेशन फॉर द स्कॉलरशिप। तो एससी छात्र छात्राएं ही इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे एससी वर्ग की छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या उससे कम हो, ठीक है। द टोटल फैमिली एनुअल इनकम इज बिलो 8 लाख रुपीज। पूरे परिवार की आय मिलाकर के भी अगर 8 लाख रुपए या उससे कम हो तभी ऐसे एससी छात्र छात्राएं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। याद रखें आवेदन करने के लिए एनएसपी बनाया गया है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। आवेदन करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल बनाया गया है।
ठीक है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आपको मिलेगा, इसमें जाकर के आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की स्थापना इसके लिए की गई है। ठीक, याद रखें इसमें टोटल जो सीटें होंगी, जो स्लॉट्स होंगे, उसका 30% एससी गर्ल्स के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, 30% जो है आपका एससी लड़कियों के लिए रिजर्व रहेगा। ठीक है, 30%। ये आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल टू प्रमोट द एजुकेशन इन डिप्राइव्ड क्लासेस। समझ रहे हैं? ये था आपका वंचित वर्ग की शिक्षा और उनकी शिक्षा से जुड़े हुए समाधान के सरकारी प्रयास, सरकार ने जो भी प्रयास किया है। समझ में आया? अगला हेडिंग डालिए, और लास्ट हेडिंग है आपका निशक्त जनों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड विथ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, इश्यूज रिलेटेड विथ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। ठीक है, इश्यूज रिलेटेड विथ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, निशक्त जनों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। ठीक है, निशक्त जनों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे। चलिए साइड हेडिंग डालिए, परिचय। साइड हेडिंग परिचय, और इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, कौआ वाला मत लिख देना भाई, अंग्रेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, कौआ एवं कौआ के अनुसार। कौआ देखियो, कौआ है, यही सब देखो, इधर देखो, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो। ठीक है, मतलब ये एक थिंकर है, चिंतक है, जिन्होंने परिभाषित किया। वैसे डिसेबल्ड पर्सन को कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यहां पर आप परिभाषा देखें, क्रो एवं क्रो के अनुसार। ऐसी हेडिंग डालिए इन्वर्टेड कॉमा में, क्रो एवं क्रो के अनुसार लिखिएगा, क्रो एवं क्रो के अनुसार निशक्त जनों से आशय, क्रो एवं क्रो के अनुसार निशक्त जनों से आशय ऐसी शारीरिक एवं मानसिक क्षति से है, ऐसी शारीरिक एवं मानसिक क्षति से है जो उन्हें रोजमर्रा की सामान्य क्रियाओं को करने से या सामान्य क्रियाओं को करने में अवरोध पैदा करते हैं, जो उन्हें रोजमर्रा की सामान्य क्रियाओं को करने में अवरोध पैदा करते हैं। लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द डिसेबिलिटीज मीन्स the physical or mental injury of a person, the physical or mental injury of a person which obstructs the person to perform his or her daily routine work. ठीक है, टू परफॉर्म हिज और हर डेली रूटीन वर्क, जो डेली की, जो रोजमर्रा की जो हमारी क्रियाएं हैं, सामान्य क्रियाएं, उसको अगर करने में अवरोध पैदा करते हैं, तो वही क्या है, आपका निशक्तता है। ठीक है, लिखिएगा, 1981 की जनगणना में, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, 1981 की जनगणना में, 1981 को अंडरलाइन कर लेना बेटा, 1981 की जनगणना में पहली बार निशक्तता की पहचान की गई। ठीक है, द फर्स्ट टाइम द डिसेबिलिटीज वेर रिकॉग्नाइज्ड,
ड्यूरिंग द 1981 सेंसस। 1981 की जनगणना में पहली बार निशक्तता की पहचान की गई। सेम में पूर्ण विराम डाल करके ही आगे लिखिएगा। इस वर्ष या इस जनगणना में लिखिएगा, इस जनगणना में तीन प्रकार के विकलांगता को चिन्हित किया गया। ठीक है। इन दिस सेंसस 3 टाइप ऑफ disabilities were recognized. In this census 3 types of disabilities were recognized. इस जनगणना में 3 प्रकार की निशक्तता को चिन्हित किया गया। And it was first the hearing impaired, ठीक है ना, श्रवण बाधित, hearing impaired, ठीक, totally crippled, पूर्ण रूप से चलने में असमर्थ, और तीसरा दृष्टि बाधित, विजन इंपेयर्ड, दृष्टि बाधित। समझ रहे? 81 के सेंसस में ये हुआ। इसके बाद लिखिएगा 2001 सेंसस। 2001 की जनगणना में 5 प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता प्रदान की गई। ठीक है। 2001 सेंसस 5 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज वेर वैलिडेटेड। 5 प्रकार की दिव्यांगता को चिन्हित किया गया। साइड हिंट डालिएगा। 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की दिव्यांगता को चिन्हित किया गया। ठीक, 8 प्रकार की दिव्यांगता को चिन्हित किया गया। साइड हिंट डालिए। 2016 भारत सरकार ने देखिए, राइट ऑफ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ठीक है। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 पारित कर 21 प्रकार की दिव्यांगता को या विकलांगता को मान्यता प्रदान किया है। राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 passed by the government of India, and 21 types of disabilities has been validated, and 21 types of disabilities have been validated। और ये कानून पारित किया गया 2016 में, और 21 प्रकार की दिव्यांगता या विकलांगता को मान्यता प्रदान की गई है। समझ रहे? इसी में लिखिएगा आगे, इस अधिनियम के अनुसार दिव्यांगता होने पर या विकलांगता होने पर उसे विकलांगता की श्रेणी में तब रखा जाएगा जब ऐसी विकलांगता 40% या इससे ज्यादा हो। मेरी बात समझ रहे हैं? The person shall be kept in disabled category if the disability is more than or equal to 40%। ठीक है। If disability is more than or equal to 40%। समझ रहे बात को? If disability is equal or more than 40%, तब उसको मतलब विकलांगता की श्रेणी में रखा जाएगा।
और कहने का मतलब यह है कि तभी उसको सुविधाएं जो है जो भी मिलना हो मिल सकती है। समझ रहे हैं? इसी में नेक्स्ट लिखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी का 2.21% दिव्यांग आबादी है। द डिसेबल्ड पॉपुलेशन is 2.21% of total India's population. The disabled population is 2.21% of total India's population. तो दिव्यांगता की आबादी है वो 2.21% है। ठीक है। इस प्रकार भारत में कुल 2,68,00,000 दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति है। ठीक है। At present, according to 2011 census, we have 2.68 crore disabled person in India. ठीक, 2.68 करोड़ मतलब 2,68,00,000 जो है। ठीक, इसमें अगला पॉइंट लिखेगा, इसमें 56% पुरुष मतलब 56% पुरुष जबकि 44% महिलाएं हैं। ठीक है। The men shares 54%, whereas women shares 44% of total disabled population. ठीक है। ये दिव्यांग आबादी है 56-44, उल्टा बोल दिया गया। 56 और 44 तो हाँ? अच्छा ठीक ठीक, मेरी गलती। झुकना ही नहीं, मतलब माताओं को भाई देख क्या होता है, समझाओ उसको जिसके पास, महिलाओं को समझाने की जरूरत नहीं। क्यों ये भड़क गई राजनांदगांव, एकदम ऐसे देख रही चश्मे के अंदर से। क्यों कृपन देख रहे हो, भड़क गई महिलाएं। तो ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? परिचय समझ में आया? ठीक। अब लिखे निशक्त जनों के समक्ष या निशक्त जनों से संबंधित मुद्दे। ठीक है। इश्यूज रिलेटेड विद डिसेबल्ड पर्सन, निशक्त जनों से संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड विद डिसेबल्ड पर्सन। ठीक, लिखेंगे नंबर 1 लिखे 5 वर्ष से 19 वर्ष के 5 वर्ष से 19 वर्ष के 61%, 5 वर्ष से 19 वर्ष के 61% दिव्यांगों की शिक्षा पूरी ना होना। ठीक है। द 61% of disabled population is not able to complete the education. ठीक है। 61% लोग जो है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे। अगला लिखिएगा 27% दिव्यांग कभी स्कूल ही नहीं गए। ठीक है। 27% of total disabled population is not even reached to the schools. ठीक है, गए ही नहीं है। ठीक, इन सभी आंकड़ों के लिए निम्नलिखित मुद्दे जिम्मेदार हैं। The following issues can be responsible for lack of education in disabled people. साइड हेडिंग डालिएगा। नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, अधोसंरचना का अभाव, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिखेंगे
दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि, दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि पर आधारित शिक्षण सामग्री का अभाव, उसी में कंटिन्यूएशन में 1 2 3 ऐसा करके लिखते जाएगा। दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि पर आधारित शिक्षण सामग्री का अभाव, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशनल मटेरियल्स बेस्ड ऑन ब्रेल लिपि, ठीक है ना, मतलब ब्रेल स्क्रिप्ट, सॉरी, ब्रेल लिपि पर। दूसरा, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, ठीक। तीसरा लिखेगा रैंप की व्यवस्था ना होना, ठीक है, नॉट हैविंग अरेंजमेंट्स ऑफ रैम्प्स इन स्कूल्स। रैंप चलने के लिए, भाई आप तो सीढ़ी पर चढ़ करके चल जाओगे, लेकिन कैसे जाएंगे जो दिव्यांग बच्चे होंगे, ठीक। तो लैक ऑफ रैम्प्स, ठीक है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टॉयलेट्स, ठीक, समुचित शौचालयों का ना होना दिव्यांगों के लिए, ठीक, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टॉयलेट्स, समुचित शौचालयों का ना होना इत्यादि। अच्छा, इसी के साथ समाधान भी थोड़ा बताते चलोगे? इसी में बताते चलो, अलग से ही बताऊं, मेरा मन कर रहा है यही पर बताने का, मैं यही बताऊंगा। चल लिखो। को हाँ ना तो बोलते ही नहीं, लिखो। इस समस्या के समाधान के लिए, इस समस्या के समाधान के लिए इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए, ठीक है। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट हैड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस, ठीक है। टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम्स द गवर्नमेंट हैड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए। हेडिंग डालिए दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग विद्यालय योजना, दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग विद्यालय योजना। अच्छा, एक तुक्का मारो कि दीनदयाल उपाध्याय दिव्यांग विद्यालय योजना किस वर्ष चालू की गई होगी? कौन से पार्टी की सरकार इसको ज्यादा पसंद करेगी? मतलब 2014 के बाद बीजेपी वाले मार खा गए प्यारे बच्चों आप लोग। 1992 लिखो। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, लिखो। तुक्का हर जगह सही नहीं बैठते रे पगलो। ऑप्शन नहीं दिया था मैं, देता तो मार देते। देख, अरे कुछ भी लिखो। प्रधानमंत्री थे रे, कांग्रेसी मंत्री नहीं थे। जी जी जी, मेरे से गलती हो गई। लिखे, हम माताओं क्या समझाना, ठीक है, पुरुषों को आदमी थोड़ा बहुत समझाए। आप बहुत समझदार होती, सारी माताएं मेरे को ऐसे घूर के देख रही। मैं ना, जब वो महिला बाल विकास परीक्षा की क्लास चल रही थी ना, तो ऐसे आदत नहीं है, गया क्लास लेने एक्ट पढ़ाने के लिए, चारों तरफ केवल महिलाएं। मैं तो हदर गया एकदम। मैं बोला मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो 2 मेंस वालों को बुला के बैठवाता था, बैठो रे भाई प्लीज। बहुत ऐसे ऐसे देखते रहेंगे महिलाएं। तुम लोग थे क्या उस क्लास में, सुपरवाइजर क्लास में? हाँ, मैं 10 बार बोला भी, 2-4 मेंस वालों को बुला के बैठाता था, बेटा पढ़ लो प्लीज, मेरे लिए बैठ जाया करो। तो ससुरे वो भी बदमाश, उनको कुछ ठीक लगता नहीं था, चल दिए। एक ठो बेचारा बैठे रहता था। क्या बता रहा था मैं? दिव्यांग विद्यालय योजना। लिखे प्यारे बच्चों, इस योजना की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। दूसरा पॉइंट लिखेगा, इसके अंतर्गत दिव्यांगों के लिए सर्व सुविधा युक्त
विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों के लिए सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इन दिस प्रोग्राम द कंप्लीटली फर्निश्ड एंड विथ ऑल एमिनिटीज in this program the completely furnished and with all amenities the school has been proposed। ठीक। तीसरा लिखिएगा, इसके लिए एनजीओ को स्कूलों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। फॉर सच एनजीओज हैज बीन अलाउड टू एस्टैब्लिश द स्कूल्स। For such NGOs has been allowed to establish the school। इसके लिए एनजीओ को स्कूलों की स्थापना करने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखिएगा, सरकार भी एनजीओ को स्कूलों की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। सरकार भी स्कूलों को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। ठीक है। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड द फंड्स टू द एनजीओज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और स्कूल्स। ठीक है। लिखिएगा अगला, अब तक 371, ठीक है, अब तक 371 विद्यालय स्थापित किए गए। मतलब इस योजना के अंतर्गत अब तक 371 विद्यालय स्थापित किए गए। ठीक है। इसी में दूसरा लिखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सेकंड लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए सर्व शिक्षा अभियान, है ना, हेडिंग डाल दिए, मेन हेडिंग सर्व शिक्षा अभियान। लिखेंगे, इस अभियान में निशक्त जनों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इस अभियान में निशक्त जनों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 3000 विद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान टू प्रमोट द एजुकेशन इन डिसेबल पर्सन 3000 न्यू स्कूल शैल बी ओपन्ड। ठीक है। 3000 न्यू स्कूल शैल बी ओपन्ड, मतलब 3000 नए स्कूलों की स्थापना करने का निर्णय इसमें लिया गया। अगला लिखिएगा, लिखे छात्रों के साथ, या आर्थिक कारण लिखिए, आर्थिक कारण। ठीक है। आर्थिक कारण, पहला हमने रीजन लिखा, अधोसंरचना का भाव, दूसरा हम क्या लिख रहे हैं, आपका आर्थिक कारण। लिखेंगे केवल 36%, ब्रैकेट में लगभग लिख लीजिएगा, 3696 है वो, लेकिन आप 36% लिखिए। केवल 36% दिव्यांग ही, केवल 36% दिव्यांग ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। ओनली 36% डिसेबल पर्सन हैज द एम्प्लॉयबिलिटी। केवल 36% दिव्यांग ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। पूर्ण विराम। इनकी कुल आबादी का 46% गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। ठीक है। 46% ऑफ टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन रिसाइड्स बिलो पॉवर्टी लाइन। इनकी कुल आबादी का 46% जो है आपका गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। ठीक है। जो कि औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में बहुत बड़ी बाधा है, विच इज द बिगेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन
which is the biggest obstruction during the formal education. औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर पाने में यह बहुत बड़ी बाधा है. समझ गए? नीचे लिखिएगा, इसके समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं. इसके समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं. ठीक है, इसके समाधान के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं. नंबर 1 लिखिए. लिखिएगा, निशक्त जनों को प्रयास किए. पहला साइड हेडिंग डाल दीजिए, आरक्षण, रिजर्वेशन. निशक्त जनों को लिखेंगे, निशक्त जनों को प्रारंभ में 3%, जबकि वर्तमान में 5% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया है. ठीक है, प्रारंभ में 3%, इनिशियली 3% रिजर्वेशन एंड एट प्रेजेंट 5% रिजर्वेशन इज गिवन टू द डिसेबल्ड पर्सन. ठीक है, प्रारंभ में 3% और वर्तमान में 5% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. ठीक है, ताकि इनकी नियोजिता में वृद्धि हो. ठीक है, अगला लिखिएगा, इसमें मेन हेडिंग डालिए. मेन सेकंड पॉइंट, मेन हेडिंग डालिएगा, समग्र शिक्षा योजना. पहला आरक्षण हो गया, दूसरा समग्र शिक्षा योजना. हिंदी इंग्लिश दोनों में ऐसे लिखेंगे, SAMAGRA, समग्र शिक्षा, SHIKSHA, शिक्षा योजना. ठीक है ना, समग्र शिक्षा योजना. समावेशी शिक्षा योजना नहीं, इसमें नहीं लिखना है. वो जो आपको बताया था ना, 100%, 0%, किसमें बताया था? वंचित वर्गों में. उसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा योजना. 2010 सर्व शिक्षा अभियान 2001 का है, और उसमें वंचित वर्गों के लिए यह प्रावधान जो है आपका 2010 में जोड़ा गया, तो वो बन गया समावेशी शिक्षा योजना. तो समावेशी शिक्षा योजना मतलब वही 3 बातें वंचित वर्गों से संबंधित, 2010 में उसको जोड़ा गया. और समग्र शिक्षा योजना मतलब निशक्त जनों से संबंधित बात है. समझ बात? लिखिएगा, इसकी शुरुआत या इसकी घोषणा वर्ष 2018-19 में की गई. समग्र शिक्षा योजना वेर अनाउंस्ड इन 2018-19. समग्र शिक्षा योजना की घोषणा 2018-19 में की गई. ठीक, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है. यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना है. तीसरा पॉइंट लिखेगा, इसके अंतर्गत निशक्त जनों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान किया. इसके अंतर्गत निशक्त जनों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है. ठीक है, इन दिस स्कीम the opportunity to get education in this scheme, the opportunity to get education to the disabled people shall be provided. ठीक है, अगला लिखिएगा, इसके अंतर्गत प्रत्येक 0.5 किलोमीटर मतलब 500 मीटर, वही सर्व शिक्षा अभियान वाला ही है लक्ष्य. ठीक है, 0.5 किलोमीटर 500 मीटर के दायरे में स्कूलों की स्थापना. ठीक है, अंडर दिस नंबर 1, द स्कूल शैल बी एस्टैब्लिश्ड विद इन 0.5 किलोमीटर. इसके अंतर्गत नहीं लिख पा रहे हो क्या जी? इसके अंतर्गत 0.5 किलोमीटर के दायरे में स्कूलों की स्थापना. दूसरा, दिव्यांगों के लिए आवश्यक अधोसंरचना का विकास. दिव्यांगों के लिए आवश्यक अधोसंरचना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर.
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच आर मैंडेटरी फॉर द डिसेबल्ड पर्सन, दिव्यांगों के लिए आवश्यक अधोसंरचना का विकास। ठीक है। तीसरा, शिक्षकों का प्रशिक्षण। ठीक है, शिक्षकों का प्रशिक्षण। इत्यादि किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह आपका समग्र शिक्षा योजना है। ठीक है, तो ये था आपका मतलब निःशक्त जनों के लिए। ठीक है, हो गया खत्म। अब बताओ तो क्या सिलेबस में क्या क्या, उसमें बीच बीच में कौन कौन संस्था है मुझे? आईआईएम नहीं बताया हूं, आईआईएम भी तो बता दिया हूं ना। आईआईएम बताया ना लास्ट में। व्यावसायिक शिक्षा गुणवत्ता, शिक्षा संबंधित मुद्दे, वंचित वर्ग निःशक्त जन से संबंधित मुद्दे, खत्म है ना। आईटीआई हो गया है। पॉलिटेक्निक लिखो तो पॉलिटेक्निक। अब उल्टा चलते हैं, जो संस्थाएं बची हुई हैं। हाइलाइटर है, हाइलाइटर। पॉलिटेक्निक। ठीक है, लिखे परिचय पॉलिटेक्निक में। परिचय लिखेंगे। लिखेंगे तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए, तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए माध्यमिक स्तर पर स्थापित, उच्चतर माध्यमिक लिखेगा, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्थापित प्रमुख संस्था है। ठीक है, द पॉलिटेक्निक्स आर द वाइटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वाइटल टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश्ड एट हायर सेकेंडरी लेवल। उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं के आसपास वाली। ठीक है ना, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्थापित की जाने वाली प्रमुख संस्थाएं तकनीकी शिक्षा के लिए। दूसरा पॉइंट लिखेगा, इनकी स्थापना वर्ष 1950 से प्रारंभ की गई। ठीक है, इट हैज बीन स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग बाय 1950। इट हैज बीन स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग बाय 1950। 1950 से इनकी स्थापना प्रारंभ की गई। तीसरा पॉइंट लिखेगा, वर्तमान में कुल 3400 कुल 3400 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है। ठीक है, कुल 3400 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है। लिखिएगा, इनमें 10वीं या 12वीं के पश्चात प्रवेश लिया जा सकता है। ठीक है, इनमें 10वीं या 12वीं के पश्चात प्रवेश लिया जा सकता है। ठीक है, एडमिशन कैन बी टेकन और 12th। ठीक है, 10वीं या 12वीं के पश्चात एडमिशन लिया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेगा, यह तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स डिप्लोमा इन टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा में डिप्लोमा उपलब्ध करवाती है। ठीक, यह भी AICTE के द्वारा ही विनियमित होंगी। यह भी AICTE के द्वारा ही विनियमित होंगी। इसमें साइड हेडिंग डालिएगा, अवधारणा, पॉलिटेक्निक की अवधारणा।
ठीक है ना। पॉलिटेक्निक की अवधारणा लिखेंगे। अवधारणा मतलब इसको क्यों लाया गया है। नंबर 1 लिखिए, तकनीकी शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लिए। नंबर 1, तकनीकी शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। ठीक। दूसरा, अल्पकालिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म टेक्निकल एजुकेशन। अल्पकालिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाना। तीसरा, अल्पकालिक तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करना। तीसरा, औद्योगिक मांग की पूर्ति करना। औद्योगिक मांग की पूर्ति करना। ठीक है, फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज। औद्योगिक मांग की पूर्ति करना, फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रीज। तीसरा, नियोजिता का विकास करना, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। नियोजिता का विकास करना। चौथा, मानव में उत्पादकता का विकास करना। ठीक है, मानव में उत्पादकता का विकास करना। पूर्ण विराम, खत्म।